जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, बिना देर किए हम डायरेक्ट अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि हम और पेपरों में भी कर रहे हैं, हमें सबसे पहले जो अपना जीके वाला पार्ट है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, वो पूरा करना है। उसके बाद हमें बेटा जनरल साइंस वाला पार्ट पूरा करना है, एंड देन जो सबसे लास्ट में करना है वो हमें अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट करना है। अब देखिए, पहला, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? देखो, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आते हैं, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है। तो ये जो है आपको बेटा अच्छे तरीके से करने हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करूं मैं यमुना नदी की। तो देखो, यमुना नदी पर कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, पहले तो ये समझो। देखो, यमुना नदी के बारे में आप समझो बेटा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना है, गंगा नदी की। और ये जो संगम नामक स्थान है आपका, कहां पर है आपका संगम? प्रयागराज में। वहां जाके गंगा नदी में मिल जाती है, तो इसलिए वो स्थान बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब देखो, ये जाति कहां होके, ये आपकी देखो दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली गंगा नदी के किनारे, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है। ये ऐसे शहर हैं जो कि आपके यमुना नदी के किनारे हैं। गंगा नदी की बात करूं बेटा, तो गंगा नदी के किनारे देखो, पहले भी बताया मैंने आपको, हरिद्वार है, कानपुर है। ठीक है, देखो हरिद्वार हो गया। हरिद्वार के अलावा आपका बेटा गंगा नदी के किनारे पे आपका कौन सा हो गया? कानपुर हो गया। कानपुर के बाद आपका बेटा देखो, आपका वाराणसी जो काशी है, पटना हो गया, और भी शहर है। ठीक है, तो ये आपके गंगा नदी के किनारे। गोमती नदी की बात करूं तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और जौनपुर हो गया। ये आपके कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे हैं बेटा। बात करते हैं हम व्यास नदी के किनारे, तो व्यास नदी के किनारे आपका कुल्लू मनाली। इसके अलावा है बेटा आपका अमृतसर। ये आपकी कौन सी नदी के किनारे? व्यास नदी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा बेटा? गोमती नदी होगा। कौन सी नदी होगा? गोमती नदी होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राजघाट कहां पर है? देखो बेटा, राजघाट कहां पर है? राजघाट, ध्यान रखना बेटा, राजघाट आपका गंगा नदी, वो यमुना नदी के किनारे पर है। यमुना नदी के किनारे पर है, जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी की समाधि है, और वहां काले संगमरमर पर लिखा हुआ है हे राम। क्या लिखा हुआ है? हे राम लिखा हुआ है। हे राम क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के अंतिम वाक्य हे राम ही थे, और इनके पास में ही जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी बनी हुई है। और ये कहां पे है? राजघाट पे बेटा। ये कहां पे है? ये सारी चीज राजघाट पे है। और राजघाट कहां पे है बेटा? दिल्ली पे है, क्योंकि यमुना नदी कहां होके जाती है इन शहरों में? दिल्ली होके जाती है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा बना रखा है, वहां पे अच्छा पार्क वगैरह बना रखा है। और जो विशेष रूप से विदेशों से बड़े बड़े राजनयिक आते हैं घूमने के लिए यहाँ भारत, तो वो यहाँ पर राजघाट पर जरूर आते हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? देखो, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। पिरामिड के लिए जो फेमस है मिस्र है। कौन सा देश है? मिस्र है, ध्यान रखना। ठीक है, मिस्र है पिरामिड के लिए फेमस। गीजे का फेमस पिरामिड है वो आपका कहां पे? मिस्र है। अलोय नहीं बेटा, ये कन्वर्ट हो गया है, इसको इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, मिस्र को। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर। देखो बेटा, कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस मंदिर है। और ध्यान रखना, आजकल तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है वो कामाख्या देवी का मंदिर है। और कामाख्या देवी का मंदिर ये कहां पे है आपका? असम में। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में हिंगलाज का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद हिडिंबा देवी का मंदिर भी है। ठीक है, हिंगलाज का भी है। हिडिंबा देवी का मंदिर भी कहां पे है? हिमाचल में, मनाली में। इसके बाद चलो आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद कहां है? देखो, प्रसिद्ध जामा मस्जिद आपकी कहां पे है? दिल्ली में। ध्यान रखना बेटा, जामा मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, कोलकाता में विक्टोरिया, विक्टोरिया हॉल है, विक्टोरिया मेमोरियल है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये बेटा इन आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है इनसे। तो ये
इन चीजों के लिए फेमस जगह है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य, देखो मैंने नागरहोल के बारे में बताया था, यह आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां हाथियों को आप बेटा झुंड में भी देख सकते हैं। और यह आपका कर्नाटक में, मैंने पहले ही बताया था, कर्नाटक में। असम में मैंने बताया था बेटा मेन जो फेमस है वो काजीरंगा है, किसके लिए, गेंडे के लिए। केरल में भी है एक जो मोर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर, देखो विंग्स ऑफ फायर, आग की उड़ान, ठीक है, अग्नि की उड़ान। तो ये आपकी बेटा एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। ध्यान रखना किसकी है बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बुक है। कौन सी है ये, विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे, हाँ, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। देखो सिखों के अंतिम गुरु, ध्यान रखना, जो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु ग्रंथ साहिब, वो गुरु गोविंद देव जी थे, 10वें गुरु थे। और इन्होंने घोषणा कर दी थी मरने से पहले, लगभग 1708 ईस्वी की बात है, इन्होंने मरने से पहले घोषणा कर दी थी कि अब मेरे बाद सिखों का कोई भी गुरु नहीं होगा। तो इसको अंतिम गुरु मानते हैं। और इनको बेटा ये नहीं मानते हैं कि ये नहीं है, तो ये अंतिम गुरु माने जाते हैं। कौन है, गुरु गोविंद सिंह। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन है बेटा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे प्रथम राष्ट्रपति भी हैं जिनको बेटा राष्ट्रपति बनने से पहले क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न मिला था। तो ये ऐसे, इनके अलावा जो दूसरे हैं वो बेटा एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। तो वो आपके बेटा एक तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए और दूसरे राधाकृष्णन सर्वपल्ली हो गए। बुल्स और बियर्स, शब्दावली देखो, बुल्स और बियर, बुल्स मतलब बैल और ये बियर्स मतलब भालू, किससे संबंधित है। शब्दावली, राजनीति, सांडों की लड़ाई, कोई नहीं, स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखना स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है। किससे, शेयर मार्केट से संबंधित है। अब एक बात बताओ बेटा, शेयर मार्केट से कैसे, बुल्स, देखो यूं उठा के मारता है बुल्स, तो इसका मतलब शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो बुल्स होता है। शेयर मार्केट कब जाता है, ऊपर जाता है, तो उसको बुल्स बोलते हैं। और नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बियर्स बोलते हैं। तो ये दोनों शब्दावली कहां से संबंधित है, ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। अब इसके बाद आइए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी। देखो क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो अब पहला ऑप्शन है इसका बेटा केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक और तीसरा है बेटा आपका, चौथा है आपका तमिलनाडु। तो ध्यान रखना ये आपकी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखना मन्नार की खाड़ी कहां पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद चलिए आगे, 6 अगस्त 1945 को किस शहर पर परमाणु बम डाला गया। देखो बात है बेटा द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है आपका 1939 से 1945 तक चला था। सबको पता है जब पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था बेटा जापान ने अमेरिका के पे, तो उनके बहुत ज्यादा एक नौसैनिक अड्डा था तो काफी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम छोड़ा। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर छोड़ा था बेटा, नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम छोड़ा था। और इन दो परमाणु बमों से 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए। और इसके बाद जो जापान है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ध्यान रखना, तो 6 अगस्त में हिरोशिमा पर डाला गया था और 9 अगस्त को कहां पर डाला गया था, नागासाकी पर डाला गया था। भारत का सबसे घनी आबादी वाला, देखो इन राज्यों की बात करें तो बेटा भारत का सबसे जो घनी आबादी वाला राज्य है वो कौन सा है, बिहार। और सबसे कम देखें इनमें तो इनमें सबसे कम वाला कौन सा है, राजस्थान। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। हैरी पॉटर
चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार, देखो हैरी पॉटर एक फेमस बेटा हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें जो बाल कलाकार हैं उनका नाम है डैनियल रेडक्लिफ, जिन्होंने मुख्य कलाकार की भूमिका उसमें निभाई है, तो वो डैनियल रेडक्लिफ है। इसके बाद चलिए आगे। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? देखो बेटा, भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो अमृतसर में, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ध्यान रखना सिख समुदाय का। तो यहां पर आपके देखिए बेटा ये जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम जीके के बाद जनरल साइंस वाले पार्ट पर। तो देखो जनरल साइंस वाले, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बेटा एक ट्रिक है, ध्यान रखना, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, ADEK, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है यहां पे बेटा, ADEK एडेक, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। तो ये विटामिन है, वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन से हैं? ध्यान रखना, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। तो अब देख लो बेटा इनमें से कौन सा है, तो विटामिन बी तो वसा में घुलनशील नहीं है, ना सी है, तो विटामिन डी है। तो विटामिन डी, ADEK, ये आपके वसा में घुलनशील है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, देखो पिटवा लोहा, इस्पात, ढलवा लोहा, ये सभी। देखो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें 0.12% से 0.25% तक ही कार्बन होता है, तो इसलिए पिटवा लोहा है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, पिटवा लोहा। परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखो बेटा अधिकतम इलेक्ट्रॉन नील्स बोर ने सिद्धांत दिया है जिसमें 2n² हो सकते हैं। बेटा n मतलब कौन सी कक्षा है? यदि हम बेटा पहली कक्षा की बात करें तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 हो सकते हैं। दूसरी की बात करूं बेटा मैं, तो दूसरी में कितने हो सकते हैं? 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 4 कितने हो गए? 8 बेटा। इसी तरह से मैं तीसरी की बात करूं तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर कितने हो सकते हैं? 18। तो दूसरी का पूछा है, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर आपका सेंटीग्रेड तापमान और फारेनहाइट तापमान है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? देखो जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप, जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी को देखने के काम में आता है, वो क्या आता है बेटा? टेलीस्कोप आता है। क्या आता है? टेलीस्कोप। बल का SI मात्रक, देखो न्यूटन, ये बल का बेटा SI मात्रक है, और जो डाइन है ये CGS पद्धति का मात्रक है। हालांकि डाइन भी बल का ही मात्रक है, लेकिन वो CGS पद्धति में पाउंड आपका बल का मात्रक नहीं है। तो बल का SI मात्रक क्या है बेटा? न्यूटन है। उत्तल दर्पण का, देख तो डॉक्टर की हेडलैम्प में बेटा अवतल दर्पण काम में आता है। खोज प्रकाश और इनमें भी बेटा, ये कार की जो हेडलाइट है उसमें भी अवतल आता है। जो ड्राइवर के सीट वाली, देखो घुमाव पे जो हम देखते हैं बेटा, जो भी मोड़ होता है, जो कार के बगल वाला वो होता है शीशा, वो आपका बेटा ड्राइवर की जो बगल वाली सीट के पास का होता है, जिसमें हम कोई भी मोड़ पे उस पर देखते हैं, वो आपका उत्तल होता है बेटा। कौन सा होता है? उत्तल होता है। तो इसका राइट आंसर है ड्राइवर की सीट के बगल में जो बाहर की तरफ होता है वो, जिसमें हम पीछे का देखते हैं। वायु दाब समुद्री सतह पर कितना होता है? देखो वायु दाब की बात करें तो बेटा समुद्री सतह पर 1013.2 मिलीबार होता है, या इसको कहूं मैं 760 मिलीमीटर ऑफ पारा Hg। तो 760, देखो बेटा 760 ये cm की जगह मिलीमीटर कर लेना, mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। तो ये आपका वायु दाब होता है, और कहां पर होता है बेटा? समुद्र की सतह पर होता है। इसके बाद चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखो एक दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है बेटा रासायनिक परिवर्तन। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है और वापस उससे पहली में आ जाए,
तो वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मैं कहूं बेटा बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, देखो बर्फ का पिघलना, बेटा बर्फ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, वापस से पानी को बर्फ बनाया जा सकता है। कांच का टूटना, ये भी वापस से बेटा बन जाता है। पानी का वाष्पीकरण, भाप वापस से पानी बन जाती है। लेकिन कोयले का जलना, ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब आपकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाए, लेकिन दूसरी अवस्था से उस पहली में नहीं बदल पाए, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप दूध का दही में परिवर्तन होना, तो वापस हम दूध को दही में नहीं बदल सकते, दूध का दही बनना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, क्योंकि जंग को वापस लोहे में नहीं बदला जा सकता। लकड़ी का जल जाना, तो ये आपके कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा ना ही तत्व है ना ही मिश्रण है? पानी, सोना, सोडियम। ये बेटा देखो तत्व या मिश्रण है, लेकिन हवा, हवा ध्यान रखना ना तो तत्व है और ना ही मिश्रण है। वातावरण में ऑक्सीजन, देखो वातावरण में सबसे अधिक होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, लगभग 78.5% होती है। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन गैस, जो कि लगभग 21% होती है। तो ऑक्सीजन गैस ध्यान रखना कितने परसेंट होती है? 21% होती है वातावरण में। अब इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो बेटा इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? अब देखो इथेनॉल का जो रासायनिक, ये C2H5OH, ध्यान रखना C2H5OH, ये आपका बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल का फॉर्मूला है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? ठीक है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखो बेटा एक्स रेज विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे भी हैं, प्रकाश तरंगे भी हैं। कैथोड किरणें ध्यान रखना, ये आपकी बेटा विद्युत तरंगे नहीं है। देखो विद्युत तरंगे क्या होती हैं? विद्युत तरंगे वे तरंगे होती हैं जो कि आपकी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। लेकिन ध्यान रखना जो कैथोड किरणें हैं ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, ध्यान रखना। तो ये कैथोड किरणें हैं, ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है? किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है वायुमंडल के? तो देखो वायुमंडल के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, ध्यान रखना, हवा पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन, शक्ति की इकाई है। देखो बेटा शक्ति की इकाई की बात करें, जूल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है बेटा शक्ति की इकाई, ये कार्य की इकाई है। और कार्य करने की दर, ध्यान रखना W/T, जो कार्य करने की दर है वो आपकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो कार्य की जूल हो गई और इसका सेकंड हो गया बेटा, तो ध्यान रखना जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो ये जूल पर सेकंड बोलूं या फिर मैं बोलूं बेटा वाट, वॉट भी ध्यान रखना शक्ति की SI इकाई है, तो इसका मतलब जूल प्रति सेकंड और क्या हो जाएगी बेटा आपकी वॉट। ये दोनों ही शक्ति की इकाई है, हालांकि यहाँ जूल प्रति सेकंड ये भी शक्ति की इकाई है, लेकिन वॉट ध्यान रखना ये शक्ति की SI इकाई है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेटा देखो ये साइंस वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का पार्ट आता है। अब मैथमेटिक्स को देखते हैं एक बार बेटा। यहाँ पे देखिए इस बार साइन 90 अपॉन में, देखो साइन 90 का मान बेटा, साइन 90 अपॉन में 1 प्लस कॉस 0। साइन 90 1, ये भी 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बेटा 1/2। तो साइन थीटा बराबर एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स, एक्स का मान कितना निकल के आया है 1/2। तो बेटा थीटा कितना हो, साइन में 1/2 किसका मान होता है? देखो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है, ध्यान रखना 1/2। 45 की बात करें तो 1/√2 होता है, 60 की बात करें तो √3/2 होता है, ध्यान रखना ये √3/2 है, ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका 31वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इसके बाद चलिए आते हैं 32 पे। यदि बस आने का समय 23 बजे है तो इसका मतलब क्या है? देखो बेटा रात को 12 बजते हैं तो उसका मतलब होता है स्टार्टिंग में 0 बजना, 1 2 3 4 इसी तरीके से चलता है। और 11 बजने का मतलब है ये रात को 23 बजे का मतलब है रात को 11 बजे।
और 11 को क्या बोलेंगे बेटा, पीएम। ध्यान रखना, जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसको एएम बोलते हैं, नाइट का टाइम है उसको पीएम बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा बेटा 11 पीएम। तो 11 पीएम देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 75 बटा 125 को लिख सकते हैं। देखो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 बटा 5। तो इसमें देख लो बेटा 3 बटा 5। अब आपसे पूछा है यदि log a बराबर 2 log 2 log 3 3 बटा 4 log 16 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, log a बराबर है 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 बटा 4 log 16। तो इसको बेटा ऐसा करो, कन्वर्ट करो, तो इसको log 2 की पावर 2 लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि हमें पता है log a की पावर n को लिखते हैं n log a, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, n को पावर में ले जाएंगे वापस। तो ऐसे यहां ये log 3 हो गया बेटा, और ये log 16 की पावर 3 बटा 4 लिख सकते हैं इसको, log 16 की पावर 3 बटा 4। 16 का मतलब क्या होता है बेटा, इसको मैं यही लिख रहा हूं, 16 का मतलब होता है log 16 का मतलब होता है 2 की घात 4 की पावर 3 बटा 4। तो 4 से 4 कट जाएगा। अब यहां ये आ गया बेटा log 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस log 3 माइनस, अब ये 2 की पावर 3 है तो log कितना हो गया बेटा 2 की पावर 3 8। अब वापस आ जाइए, log देखो ये दिया है log 3 प्लस 4, तो मैं कहूं बेटा log m गुणा n क्या होता है, log m प्लस log n, और यदि मैं कहूं log m बटा n है तो इसको लिखूंगा log m माइनस n। देखो ये फॉर्मूले होते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो ऐसे यहां ये प्लस में तो ये गुणा में आ जाएगा, log 4 गुणा 3 बट्टा में, माइनस में तो बट्टे में आ जाएगा 8। 4 से कितनी बार 2 बार, तो ये आ गया log 3 बटा 2, और ये किसके बराबर निकल के आया बेटा, log a के बराबर। तो इसका मतलब a का मान कितना आ जाएगा 3 बटा 2। a का मान कितना आ गया 3 बटा 2। दोबारा देख लो बेटा, log a 2 log 2, 2 पावर में चला जाएगा, यहां log 3 है, ये 3 बटा 4 वापस किसकी पावर पे आ जाएगा बेटा 16 की पावर पे आ जाएगा। तो log 4 log 3, तो log 4 प्लस log 3 और 16 की पावर 3 बटा 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 तिया 12 बटा 8, मतलब कितना आ गया 3 बटा 2। तो a का मान कितना आ गया 3 बटा 2। अब आप देख लो बेटा इसमें 3 बटा 2 कौन से वाले में। अगला, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। देखो ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:4 है। आज से 5 साल पहले पिता की आयु 79 वर्ष थी। तो बेटा एक बात बताओ, आज पिता की आयु कितनी है, आज से 5 साल पहले 79 वर्ष थी, तो आज 79 प्लस 5 है, तो आज पिता कितने का हो गया 84 वर्ष का। पुत्र की ज्ञात करनी है बेटा, वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। आज पिता यहां देखो बेटा 84 का है, लेकिन आज पिता कितने का है 7 का है, पुत्र की ज्ञात करनी है, गुणा 4 का कर दो, 12 चौका 48 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा 48 वर्ष, इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे। 84 आदमी किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 36 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो बेटा 84 आदमी 48 दिन में कोई भी एक काम को करते हैं, 36 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे x दिन में। तो x बराबर 84 गुणा 48 बटा में 36, 12 तिया 36, 12 चौका 48 और 3 से कितनी बार 28 बार। तो x बराबर 28 चौका कितना हो गया बेटा 112 दिन। x का मान कितना आ जाएगा 112 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 112 दिन। 90 डिग्री का कोण कहलाता है। देखो 90 डिग्री का कोण बिल्कुल बेटा समकोण, 90 डिग्री का कोण समकोण, न्यून कोण आपका 90 डिग्री से कम, अधिक कोण आपका 90 से अधिक, 180 से कम, सरल कोण होता है आपका 180 डिग्री का। तो आपसे बेटा पूछा है कि 90 डिग्री का कोण कहलाता है, तो 90 डिग्री का कोण आपका क्या कहलाता है समकोण कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन 4 बटा वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो आपको y का मान ज्ञात करना है।
तो देखो सीधा सा है बेटा, 4/y² माइनस 9 बराबर 0। इसका मतलब 4 माइनस 9y² बराबर 0। तो 4 बराबर आ गया 9y²। इसका मतलब y² बराबर 4/9। तो इसका मतलब y बराबर 4 2 का वर्ग और 9 कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2/3। एक समषटभुज का प्रत्येक, बेटा प्रत्येक आंतरिक कोण कर लेना है। देखो जब आपके पास कोण नहीं दिया गया है, ध्यान रखना, जब आपके पास बेटा कोण नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हमें आंतरिक कोण ही ज्ञात करना है। जब आपके पास कोण नहीं दिया गया है और जब आपके पास दिया गया है कि भाई आंतरिक कोण क्या है, बाहरी कोण क्या है, तो बेटा मैं सभी आंतरिक कोणों का योग बताऊं तो सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणा 180। एक आंतरिक कोण की बात करूं तो n-2 गुणा 180/n आ जाएगा। मैं सभी बाहरी कोणों की बात करूं तो बेटा बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है, 360। ये तीन मेन चीजें ध्यान रखना। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 गुणा में 180। एक आंतरिक कोण का माप, ये सभी कोणों का माप है, मतलब n कोणों का माप है, n भुजाएं। देखो n यहाँ पे क्या है बेटा, भुजाएं। n भुजाएं तो n कोणों का माप कितना है आपका, n-2 गुणा 180। तो एक कोण का माप ज्ञात करेंगे तो n-2 गुणा 180/n। अब आपको एक कोण का मान निकालना है। तो बेटा षटभुज है, षटभुज का मतलब हेक्सागोनल है, ध्यान रखना है, हेक्सागोनल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, हेक्सागोनल है बेटा, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल सम षटभुज। षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, n भुजाएं होती हैं। तो यहाँ n रखो, 6 - 2 गुणा में 180/6। तो 4 गुणा 180/6, 6 से ये 30 बार और 30 चौका कितने डिग्री आ गया बेटा, 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो एक आंतरिक कोण की माप पूछी है तो 20 डिग्री आ जाएगा। एक बाहरी कोण की माप पूछे तो 360 में 6 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। भुजाओं के आधार की बात करूं तो बेटा 3 होते हैं, कोणों के आधार की बात करूं तो भी 3 होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 कौन से, पहला विषमबाहु, दूसरा समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, जिसकी सभी अलग अलग हैं, और एक है लास्ट समबाहु। इसी तरह कोणों के आधार पर भी बेटा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो न्यूनकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपके कोणों के आधार पर हो गए। यदि थीटा बराबर 4/5 है, देखो क्वेश्चन नंबर 41, ये बेटा कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। यदि साइन थीटा बराबर है 4/5 तो हमें टेन थीटा ज्ञात करना है। देखो बेटा एक लाल बटा कक्का फॉर्मूला याद रखना, कक्का। देखो साइन थीटा हो गया आपका लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा हो जाएगा, और ये लंब बटा आधार आपका हो जाएगा टेन थीटा। उल्टा चले बेटा कॉट थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। मैं करूं बेटा सेक थीटा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और एक बात करूं मैं कोसेक थीटा तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये ध्यान रखना इनके क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट हो जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है कि साइन थीटा बराबर कितना है, 4/5। तो इसका मतलब ये लंब और कर्ण दिया है, हमें टेन थीटा पूछा है, और टेन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास 4 है बेटा, कर्ण 5 है, हमें आधार चाहिए, आधार हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर आधार की बात करूं बेटा तो आधार है आपका कितना है आधार बताओ, वहां पे ज्ञात करना है, और लंब कितना है 4 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 - 16, आधार स्क्वायर बराबर 9। तो इसका मतलब आधार का मान कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। आधार का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। जब आधार का मान 3 आ गया, टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो बेटा लंब 4 आ गया, आधार 3 आ गया, तो कितना आ गया, ये 4/3 आ गया बेटा। इसके बाद चलिए आगे, 357 911 का घनमूल। देखो 911 का घनमूल डायरेक्ट हम ट्रिक से देखेंगे बेटा, जो मैंने आपको क्लास में बताई सीधा सीधा करेंगे। देखो यहाँ अंतिम अंक बेटा 1 है, 1 है तो 1 कहां पे आता है, 1 पे, क्योंकि देखो
1 का क्यूब 1, 11 का क्यूब 1331, तो 1 का है अंतिम अंक, तो 1 का क्यूब है तो 1, अंतिम 3 अंक काटेंगे क्योंकि यहां पे बेस कितना है 3, 357। इससे छोटी घन संख्या बताओ बेटा, इससे छोटी घन संख्या कितनी हो गई बताओ, 7। 343 है भाई, इससे ठीक छोटी घन संख्या 357 से कितनी है 343, और 343 कितने की है 7 की, तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा आगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। गोले का क्षेत्रफल होता है, देखो बेटा गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला है 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से बनता है बेटा, 4 वृत्तों को मिलाकर एक गोले की आकृति बनती है। एक गोले का, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, एक को 10% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, तो बताओ इस सौदे में कुल लाभ अथवा हानि कितनी होगी। क्रय मूल्य, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली भी 100 में खरीदी दूसरी भी 100 में खरीदी। विक्रय मूल्य, पहली को बेचा है 10% लाभ पे, कितने में बेटा 110 में, दूसरी को 10% हानि पे, कितने में 90 में, खरीदा कितने में 200 में, बेचा कितने में 200 में। लाभ या हानि, ध्यान रखना ना लाभ और ना हानि, क्योंकि 200 में खरीदी 200 में बेची। यदि यहां वस्तु एक होती और उसको बेचने पर जितना लाभ है उतनी हानि होती, तो वहां बेटा हम एक्स स्क्वायर बटे 100% हानि कर देते, तो वहां बेटा 10 का स्क्वायर बटा 100 मतलब 1% हानि आंसर आता। वो कब, जब या तो किसी वस्तु को, एक वस्तु को बेचता या केवल 2 वस्तुओं को बेचता। लेकिन यहां क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ना लाभ ना हानि। इसके बाद चलिए आगे, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, इधर देखो बेटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो इसका मतलब 1 + 1 होएगा 2, और 1 किसका मान होता है बेटा tan 45 का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 का। नहीं तो बेटा ऑप्शन पे देखो, ये सीधा 45 लो, पहला ऑप्शन ले रहा हूं 45, तो मैं कहूं बेटा tan 45 प्लस cot 45, ध्यान रखना tan 45 भी 1 cot 45 भी 1, तो इसका मतलब कितने पे आ जाएगा थीटा बराबर 45 पे। इसके बाद चलिए आगे अगला, देखो बेटा ये सीरीज के क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में, तो यहां देखो 22 और 3 25 और 3 28, 28 और 3 31, 31 और 3 कितना आ गया 34, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 34। जहाज, देखो जहाज को कप्तान चलाता है, वैसे ही अखबार को कौन चलाता है बेटा संपादक, तो ध्यान रखना जो संबंध जहाज का कप्तान से है वही संबंध अखबार का किससे है, संपादक से। निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। देखो बेटा वर्गमूल, देखो वर्ग फुट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, यह आपकी ध्यान रखना क्षेत्रफल की यूनिट है, क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है इनमें, लेकिन वर्गमूल ध्यान रखना ये वाला आपका वर्गमूल होता है, जैसे 9 कितने का है 3 का, तो इनमें अलग कौन सा हो गया बेटा आपका स्क्वायर रूट अलग होगा। इसके बाद चलिए आगे, धन का दुरुपयोग, जिस तरीके से बेटा धन दुरुपयोग से संबंधित है उसी तरह से लेखन किससे संबंधित है, ध्यान रखना वो बेटा लेखन चोरी, साहित्य चोरी करना एक तरीके से। एक की मां, देखो क्वेश्चन देखो, एक ही मां की बहन के पुत्र की बहन एक ही होगी। देखो बेटा ए क्वेश्चन के हिसाब से एक की मां, एक की मां, मां की बहन, मां की बहन बेटा एक ही क्या हो गई मौसी, बहन के पुत्र, बहन का पुत्र क्या हो गया बेटा इसका मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, और इसकी बहन क्या होगी बेटा इसकी मौसेरी बहन। तो ऑप्शन में देख लो बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या आ जाएगा मौसेरी बहन। देखो एक ही मां की बहन मौसी हो गई, बहन का पुत्र मां की मौसी का पुत्र मौसेरा भाई हो गया, और मौसेरे भाई की बहन आपकी क्या हो जाएगी मौसेरी बहन। तो आपका ये पेपर यहां पे समाप्त हो जाता है।